हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग की सीपीसी की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 41 से मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक पार्ट 1 में हो चुका है, तो वहां से आप लोग वो देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिफोर अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, अ नोटिस हैज टू बी इशू टू द गवर्नमेंट। अगर आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो नोटिस कौन से सेक्शन में इशू करी जाती है वो पूछ रहा है। सेक्शन नंबर 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 says what is the notice period given to the government as per section 80 of CPC। कितना नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है, कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो सेक्शन 80 में 2 मंथ्स का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 is saying what is the notice period given to a public servant before instituting a suit against him as per 80 of CPC। पब्लिक सर्वेंट को कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा अगर आप 43 में उसके अगेंस्ट जो है केस कर, सेक्शन नंबर 80 में उसको कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा अगर आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई केस करना चाहते हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट लिखा है, वहां पर गवर्नमेंट लिखा था इसलिए 2 महीना था। सेक्शन नंबर 80 अगर लिखा है तो समझ लो कि एक टाइम लिमिट दे रखी है, वो कितने की है? वो है 2 महीने की। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन 44 पे। लेट मी सी इफ इट इज विजिबल। यस इट इज। क्वेश्चन नंबर 44। अगर सेक्शन और क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो जाए तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जो लिखा है उस पर विश्वास करिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस पर नहीं। कभी कभी हो सकता है कि इधर उधर बात निकल जाए। इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया इट शैल। अगर यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, इट शैल रिमेन सैटिस्फाइड अनसैटिस्फाइड बी एग्जीक्यूटेड लाइक एनी अदर डिक्री। जैसे नॉर्मल डिक्री एग्जीक्यूट होती है वैसे एग्जीक्यूट कर देंगे, वैसे निष्पादन हो जाएगा। रिमेन अनसैटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या रिमेन अनसैटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कितने दिन के लिए अनसैटिस्फाइड रहती है? ध्यान रखना कि टाइम दिया जाता है। ठीक है ना, टाइम दिया जाता है किसको? आपके गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। तो कितने दिन का टाइम दिया जाएगा उन्हें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 44 एक बार फिर से समझ लो कि अनसैटिस्फाइड रहता है, एग्जीक्यूट होगा किसी और डिग्री के की तरह। 3 महीने का टाइम है या 2 महीने का टाइम है? देखो 2 महीने का टाइम है आपको नोटिस सर्व करने के लिए, और ये जो एग्जीक्यूशन का टाइम है इसको अनसैटिस्फाइड कब तक रखना है? 3 महीने तक। तो ये 2 टाइम लिमिट आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन 45 कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर फॉर सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एक्शन इज पब्लिक इन पब्लिक कैपेसिटी। अब पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है और उसके अगेंस्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कराना है, तो कितने दिन का टाइम पीरियड आपको मतलब कितने दिन तक जो डिग्री है वो अनसेटिस्फाइड रहेगी। देखो इन्होंने सवाल वही पूछा है, उसी उसी सेक्शन से आया है बट घुमा के पूछा हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे पब्लिक सर्वेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 मंथ्स ही आपका आंसर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 नो? यस, ओके। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। 3 मंथ्स, ओके, यहाँ पे ये गलती हो गई है, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन नहीं। देखो ये गलती मेरे से हुई है, आपको नहीं करनी है। 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री। क्वेश्चन 46 says when the court orders by an advertisement, एक एडवर्टाइजमेंट कोर्ट निकालता है न्यूज़पेपर में और कहता है डेली न्यूज़पेपर जो कि सर्कुलेट करता है लोकेलिटी में इन विच द डिफेंडेंट, जहां पर डिफेंडेंट लास्ट वहां पर रहा था, एक्चुअली वॉलंटरली उसने वहां पर रिसाइड किया था। इस ये जो सर्विस हुई है समन्स की, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूटरी सर्विस, पर्सनल सर्विस और रेसिड्यूरी सर्विस। व्हाट डू वी से? वी से इट सब्सटीट्यूट सर्विस। हम कहते हैं कि चलो अगर मतलब इन पर्सन नहीं हो पाया तो सब्सटीट्यूशन कर दो उसकी जगह, इस तरीके से कर लो, तो इसे हम सब्सटीट्यूट सर्विस बोलते हैं। कौन से सेक्शन में दे रखा है ये आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सर्विस ऑफ समन्स बाय एफिक्सेशन ऑफ सब कॉन्स्पिशियस पार्ट। मतलब किसी ऐसी जगह पर चिपका दिया है, घर किसी ऐसी जगह पर चिपका दिया जहां पर
मतलब सबको दिखे, इजिली विजिबल हो। When the defendant refuses to accept the service of summon, जब डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया है सर्विस ऑफ समन लेने से, प्रोवाइडेड अंडर रूल ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी। तो विच रूल ऑफ ऑर्डर 5, रूल कौन से रूल में रूल पूछ रहा है यहाँ पर, तो देखो आपको रूल भी याद होना चाहिए। रूल 15, रूल 20, रूल 17 और रूल 19 कहाँ पर दे रखा है ये, रूल नंबर 17 में दे रखा है। ठीक है, रूल नंबर 17 में बात कर रखी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है व्हेन देयर आर सेवरल डिफेंडेंट्स सर्विस ऑफ समन्स शैल बी मेड। जब कई सारे डिफेंडेंट्स हैं, एक से ज्यादा जब डिफेंडेंट है, तो सर्विस ऑफ समन्स किस तरीके से होगा ये इन्होंने यहाँ पर पूछा है। ऑन ईच डिफेंडेंट, ऑन एनी ऑफ द टू डिफेंडेंट्स पर्सनली, ऑन ईच डिफेंडेंट और ऑल ऑफ देम जॉइंटली, ऑन ऑल ऑफ द डिफेंडेंट्स जॉइंटली, ऑन ईच डिफेंडेंट होगा। ठीक है, when service of summons has to be made on defendant and he is absent from his residence, वो अपने रेजिडेंस पर नहीं है, एंड नॉट लाइकली टू रिटर्न इन रीजनेबल टाइम, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो किसी रीजनेबल टाइम में 1-2 घंटे में 3 घंटे में वो वापस आ जाएगा, ऐसा भी नहीं लग रहा। लग रहा है कि 10-15 दिन उसे लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज वैलिड, कह रहा कौन सी सर्विस अब वैलिड होगी। सर्विस ऑन अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी मेंबर ऑफ द family including servant, any member of the family excluding servant। देखो अगर यहाँ पर any member of the family excluding servant, हाँ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। any member कह रहा है ना, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, सर्वेंट की भी बात करी गई है ना सेक्शन में, सर्वेंट को एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूजन है सर्वेंट का, तो अगर वो यहाँ पर एक्सक्लूजन लिख देते हैं सर्वेंट का तो ये सही हो जाता आंसर। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे सटीक आंसर आपको क्या लग रहा है, वो यही है डी वाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 50 says plaintiff shall state precisely the amount claimed in all money suits except for the amount of क्या, mean profits, amount due from unsettled account, movables in possession of defendant, ये तीनों ही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ABC। If the suit was not instituted in a proper court, अगर सूट जो है वो प्रॉपर कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं किया गया तब क्या होगा। प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, क्या प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। प्लेंट कैन बी रिटर्न टू प्लेंटिफ विद एंडोर्समेंट, प्लेंट शैल बी रिटर्न टू द अपीलाट कोर्ट फॉर फॉरवर्डिंग इट टू प्रॉपर कोर्ट, अपीलाट कोर्ट भेज दोगे उस प्लेंट को। अरे, प्लेंट शैल बी रिटर्न टू प्रॉपर कोर्ट विद एंडोर्समेंट एंड रीजंस रिकॉर्डेड, यही है करेक्ट आंसर हमारा। ये आधा लिखा हुआ था ऑप्शन, इस वजह से हमने इसे नहीं चूज किया, बट और यहाँ पर कैन भी लिखा हुआ था, तो कैन और शैल में अंतर है। मतलब कैन का मतलब करो चाहे मत करो, मतलब रिजेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं होता कुछ। प्लेन शैल बी रिटर्न टू प्रॉपर कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट में उसको रिटर्न किया जाएगा और एंडोर्समेंट वहां पर किया जाएगा और रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे कि क्यों जो है रिटर्न किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 says return of plaint can be done only before issues are framed at any stage of the suit, before evidence is recorded, after the judgment is passed। प्लेंट आप कब रिटर्न करोगे, किसी भी स्टेज पर रिटर्न किया जा सकता है, जब भी जो है कोर्ट को लगे कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं बैठ रहा है हमारा, तो उसको रिटर्न किया जा सकता है। अब ऑल्टरनेटिव पूछ रहा है, एडीआर की बात कौन से सेक्शन में करी गई, तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 89। Which of the following modes is not a mode of ADR provided under section 89 of CPC। जब मैंने CPC का वन शॉट लिया था, आपको याद होगा शायद, CPC का वन शॉट क्या है, हाँ वन शॉट ही कह लो आप, रैपिड रिविजन टाइप का था वो। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन शॉट एंड रैपिड रिविजन। वन शॉट में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सब्जेक्ट को एक बार फिर से ब्रश अप करते हैं, रैपिड रिविजन में हम मतलब बस ऐसे सरसरी निगाह से सारी चीजें देखते हैं, जैसे वो रैपिड रिविजन था। और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में देख लेना अगर नहीं देखा है तो। वो रैपिड रिविजन बहुत लोगों को पसंद आया था क्योंकि बहुत सटीक सटीक बातें मैंने आपको बताई थी कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर नहीं देखा है तो उसे देख लो। उसमें मैंने ये भी बताया था, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता किस तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है, तो कौन सा कह रहा है मोड नहीं है आपकी सेक्शन नंबर 89 में। वैसे तो अगर पता है किस तरीके के भी सवाल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वो देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये तीनों ही है, नेगोशिएशन नहीं है उसमें। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कैन बी परमिटेड, कब परमिट किया जा सकता है, ए एट एनी स्टेज, ये ऑप्शन है। ठीक है, ए एट एनी स्टेज ऑफ प्लीडिंग, किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज बिफोर ट्रायल कमेंसेस except if the court comes to conclusion that parties could not raise it earlier with due diligence, किसी भी समय पर हो सकता है ट्रायल से पहले,
हाँ, अगर कोर्ट को ये लगे कि पार्टीज खुद जो है पहले मतलब इसको रेज नहीं कर सकती थी एट एनी टाइम बिफोर इश्यूज आर फ्रेम्ड और एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज पास, तो यहाँ पर जो हमारा बी है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी भी समय हो सकता है, ट्रायल से पहले हो सकता है, जब ट्रायल कमेंस हो उससे पहले, ठीक है। सबसिस्टेंस अलाउंस हैज टू बी पेड बाय डिक्री होल्डर इफ नॉट पेड, अगर पे नहीं किया जजमेंट डेटर शैल बी रिलीज्ड, जजमेंट डेटर शैल नॉट बी अरेस्टेड, जजमेंट डेटर शैल नॉट बी प्रोवाइड फूड इन सिविल प्रिजन, नहीं, जब डिक्री शैल स्टैंड अबेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जजमेंट डेटर है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, बस सीधी सी बात है। क्योंकि बेसिकली फिर जजमेंट डेटर इस बात की अपील करने लगता है या इस बात की बहस करने लगता है कि जो उसका काम था, जो डिग्री होल्डर का काम था सब्सिडेंस अलाउंस देने का, वही उसने नहीं दिया है, तो आप मुझसे कैसे सवाल कर सकते हो कि मैं उसे पैसा वापस करूंगा। इस तरीके की चीजें होती है, इस तरीके की बहस हो जाती है, तो उन्हें करना पड़ता है, ठीक है, रिलीज करना पड़ता है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो ये आंसर है, जजमेंट डेटर शैल नॉट बी अरेस्टेड होगा। अच्छा, यहाँ देखो, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलती हो जाती है। जजमेंट डेटर शैल नॉट बी अरेस्टेड, जब सब्सिशन अलाउंस डिग्री होल्डर ने पे नहीं किया है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात लिखी कहाँ पर है? ये बात लिखी है ऑर्डर 21 रूल 39 में है, गैस, ठीक है। ऑर्डर 31 रूल 9 में इसको चेक कर लेना। यहाँ पर ये है कि जजमेंट डेटर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर सब्सिशन अलाउंस पे नहीं किया गया डिग्री होल्डर के थ्रू। Then question number 57 says, in case of a decree for execution of a document, draft or document shall be prepared by, कौन prepare करेगा इसे? It is the degree holder who will prepare, okay? Judgment data degree holder court degree holder prepare करेगा। Adjournment cannot be granted for more than dash to a party during hearing of a suit, कितने टाइम तक maximum adjournment grant हो सकता है? 3 times, ठीक है। दो बार नहीं, 6 बार नहीं, 5 बार नहीं। इन केस ऑफ फीमेल डिफेंडेंट आफ्टर हर मैरिज, फीमेल डिफेंडेंट मान लीजिए उसकी शादी हो गई, तब क्या होगा? केस का क्या होगा ये बताओ। सूट शैल स्टैंड अबेटेड, सूट ही खत्म हो जाएगा, बेकार, एकदम गया सब। डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन, और डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर हस्बैंड विद आल्सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। दोनों बातें हो सकती है, चाहे उसके सिर्फ उसके अगेंस्ट कर लो, उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर लो, या उसके हस्बैंड के अगेंस्ट भी कर सकते हो साथ में। लेकिन यहाँ पर जब हस्बैंड के अगेंस्ट आप कर रहे हो साथ में, तो कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? 60 saying a plaintiff while withdrawing the suit, जब वो विड्रॉ कर रहा है सूट, क्या करेगा? ये यहाँ से ऑप्शन है, may abandon the claim, abandon कर सकता है, may abandon the part of the claim, may abandon the claim except when plaintiff is minor, may abandon the claim and when plaintiff is a minor with the leave of the court। कौन सा इसमें सही आंसर होगा? डी वाला आपका सही आंसर होगा। कोर्ट अमेंडन तो कर सकता है, अगर माइनर है कोर्ट की परमिशन के साथ करेगा। अ ट्रांसफरी ऑफ अ डिग्री होल्ड्स, जो ट्रांसफरी है डिग्री का, जिसको डिग्री ट्रांसफर करी गई है कि तुम जो है अपने उसमें करा लो, अपने हित में करा लो, तो वो किस तरीके के राइट्स जो है होल्ड करता है? Same rights as degree holder, same partial rights as the original degree holder, same rights as the original degree holder subjected to equity। यही आपका सही आंसर है। उसके सेम राइट्स होंगे, ओरिजिनल डिग्री होल्डर के जैसे राइट्स हैं उसी तरीके से, सब्जेक्ट टू इक्विटी, ठीक है। Question 62 says, order for dismissal in default is not a degree, preliminary degree, partly preliminary, partly final। अब अगर आपने ये डिग्री की डेफिनेशन सही से पढ़ी तो आपको पता होगा कि डिग्री है या नहीं है। सबसे पहला ही आंसर है कि डिग्री नहीं है ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन फॉर सिविल कोर्ट्स इज डिसाइडेड एज पर, किससे डिसाइड करा जाता है? पेक्यूनियरी मतलब मॉनेटरी, पैसा, या वैल्यू कह सकते हो आप। तो जहां वैल्यू लिखा है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कैटेगरी ऑफ द डिस्प्यूट, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। Jurisdiction to try all suits of civil nature has been provided under section provided to civil code under which section of CPC? Section number 9। कोई बकवास नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। Which of the following is not true about suits of civil nature? कह रहा है इसमें सही क्या नहीं है? not true पूछा है, यानी गलत पूछा है, false पूछा है, ध्यान रखना। जब ऐसे इस तरीके के सवाल आया करें नॉट वाले, तो उसको पहले तो हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ना है। पता कैसे चलेगा नॉट वाला सवाल कौन सा है? हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ना है और
क्वेश्चन पेपर में ऐसे करके ऐसे लिख लेना है कि आपको ये पता रहे, आपकी आंखों के सामने रहे कि आपको सही नहीं बताना, गलत बताना है वहां पे, ठीक है। ओके, इट में इंक्लूड राइट टू ऑफिस, it may include right to office only if fees is attached to it. It may include right to office irrespective of fees or place attached to it. It may include right to office irrespective of it being attached to a particular place. अच्छा, इसमें क्या है, irrespective of fees और place बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 65 का बी है, क्योंकि कहते हैं ना कि इममटेरियल है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इममटेरियल है, कोई फीस अटैच्ड है या कोई फीस है उस पे या किस जगह पर है, इस बात से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 66 पे, स्टे ऑफ सूट इज कवर्ड, स्टे ऑफ सूट सेक्शन नंबर 10, रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11। इफ अ सूट इज पेंडिंग in a foreign court on the same cause of action, it cannot be filed in India. It can still be filed in India. It can be filed, transferred only and not filed in. Transfer कर सकते लेकिन फाइल नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर ही क्यों करोगे? It can be filed only if the foreign court consents in writing. ऐसा कुछ नहीं होता है, because वो still जो है इंडिया में फाइल किया जा सकता है। For the applicability of res judicata, former suit is a suit which is filed prior, suit which is decided prior। अब अगर आपने सेक्शन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो डिसाइड किया जाता है या जो आपका फाइल्ड होता है, कौन सा आंसर इसमें, जो कोर्ट डिसाइड कर देती है पहले, उसी हम सूट को प्रायर मान लेते हैं, सूट विच इज डिसाइडेड प्रायर। क्वेश्चन नंबर 69 says foreign judgment shall be conclusive except when it has been obtained by fraud, जब उसको फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन किया गया तब वो कंक्लूसिव नहीं होगा। when it was obtained obtained opposed to natural justice को follow नहीं किया गया, when it has not been given on merits of the case को follow नहीं किया गया। तो यहाँ सारे ही केसेस में जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होता है, एक्सेप्ट पूछा है ना, कौन से सेक्शन में ऐसा लिखा है, तो बहुत ही इजी सवाल है कि कौन से सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बता सकते हो, मुझे लगता है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 70 पे, says suits for compensation for wrongs done to person or movable property is filed in the court in jurisdiction of which wrong was done, जिसकी jurisdiction में गलत हुआ है उसकी jurisdiction में फाइल किया जाएगा। कोर्ट इन विच डिफेंडेंट रिसाइड, या जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहां पर, कोर्ट इन jurisdiction of which defendant carries out business। तो देखो कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर गलत हुआ है, जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है या जहां पर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 says objections as to jurisdiction shall be allowed by appellate court। कब अलाउ किए जाएंगे? Only if such objection was taken at the earliest possible opportunity in court of first instance। Irrespective of such objection was taken at the earliest possible opportunity, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जब भी मतलब आप लेकर आओगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। Even if objection was missed in first opportunity, भले ही objection को आपने मिस कर दिया फर्स्ट opportunity में, none of the above condition applies only if such objection was taken at the earliest possible opportunity। जितनी जल्दी, जब पहली बार आपको मौका मिला था, आपको उसी समय जो है ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था, फलाना फलाना, ठीक है। क्वेश्चन 72 says institution of suit which section of CPC, मतलब कौन सेक्शन ऑफ CPC में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 26 में, in every plaintiff dash shall be proved by affidavit। क्या चीज हम एफिडेविट से प्रूव करते हैं, ये बहुत प्रचलित सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने बेरा का अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि फैक्ट्स जो है वो एफिडेविट के थ्रू प्रूफ किए जाते हैं। समन्स शैल बी इशू टू डिफेंडेंट विद इन, कितने दिन में जो है समन्स को इशू किया जाएगा? 30 दिन के अंदर अंदर, ना 45 ना 90 ना, वहां जोड़ने घटाने मत बैठ जाना कि उसमें तो 30 का है फिर उसके बाद 60 दिन और दे दी, ऐसा कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर सीधे सीधे आपसे जो सवाल पूछे, आपको अगर वो ऐसा कुछ पूछते हैं तो फिर वो मैक्सिमम मिनिमम लिखते हैं, ठीक है। अगर सीधे सीधे पूछे तो इसका मतलब है कि मिनिमम टाइम पूछ रहे हैं कि कितना टाइम जो है चाहिए होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 से समन्स कैन बी इशूड टू अ विटनेस टू गिव एविडेंस, produce document, produce material objects और produce material object और all of the above, सारी चीजों के लिए जो है सामान इशू किया जा सकता है विटनेस को, एविडेंस देने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
Then question 76 says the court may compel the attendance of a witness and for the purpose, इस पर्पस के लिए अटेंडेंस ऑफ विटनेस तो कंपेल कर सकती है, बुला सकती है जबरदस्ती, और इसके लिए वो कर क्या सकती है, और वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है, अटैच या सेल कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी को, फाइन इम्पोज कर सकती है जो कि 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, सारी ही चीजें कोर्ट कर सकती है। जजमेंट एंड डिक्री इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, जजमेंट और डिक्री कौन से सेक्शन में बता रखा है, सेक्शन नंबर 33 है आई गेस, सेक्शन नंबर 33 है, 34 में तो इंटरेस्ट है, ओके। A decree can be transferred to another court of competent jurisdiction on an application of decree holder. डिक्री जो है ट्रांसफर करी जा सकती है किसी दूसरे कोर्ट में, कॉम्पिटेंट, वो भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का ही कोर्ट होगा, C1 कोर्ट से C2 कोर्ट में भेज सकते हैं, इसके पास ये पूरा जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये हो कब सकता है, ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट लेटर और ऑल ऑफ द अबव, किसके जो है एप्लीकेशन पर ये काम किया जाएगा। तो ध्यान रखो कि जब डिग्री को ट्रांसफर करने की बात आ रही है तो डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पर ये बात होती है, ठीक है। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, सेक्शन नंबर 47। A decree include question arising while executing a decree, questions arising between parties to the suit A and B, or A, B and questions arising between representative of parties to a suit while satisfaction of the decree। देखो तीनों ही चीजें हो सकती हैं, A, B, क्वेश्चन अराइजिंग जब आप डिग्री एग्जीक्यूट करे उस समय, और बिटवीन द पार्टीज ऑफ द सूट, ठीक है। क्वेश्चन ये जो है जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो इन क्वेश्चन को डिटरमाइन कर सकती है, और मान लो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज के बीच में भी अगर जब डिग्री सेटिस्फाई करी जा रही तब कुछ अगर हो रहा है तो क्वेश्चन जो है वो डिटरमाइन करने का मतलब डिसाइड करेगी, ठीक है, डिसाइड करेगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 80 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिर हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में कवर करेंगे। व्हेन जजमेंट लेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन सैटिस्फाइड, जजमेंट लेटर की मृत्यु हो जाती है, अभी डिक्री सैटिस्फाई नहीं हो पाई है, डिक्री स्टैंड्स अबेटेड, डिक्री खत्म हो जाएगी, डिक्री का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, फिर से कोर्ट जो है नया सूट फाइल करो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, नहीं, डिक्री ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड, holder of decree may apply to the court to execute the same against the legal representative of the deceased, और half of the amount of decree can be claimed from legal representative of the deceased। तो इसमें जो देखो आपको लग रहा होगा कि बी और सी दोनों ही सही लग रहे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है हमें सी, क्योंकि यहाँ पर होल्डर ऑफ डिग्री होल्डर के बारे में बात करी गई कि अप्लाई कौन करेगा कोर्ट में कि भाई वो उसकी मृत्यु हो गई है, हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करानी है, तो अप्लाई डिग्री होल्डर ही करता है, अप्लाई करता है कोर्ट में कि जो भी डिग्री है वो एज इट इज एग्जीक्यूट करी जाए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, ठीक है। अब अगर आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए वो लाइबल होता है जितनी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है, वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता है, ठीक है, वो अपनी जेब से पैसा नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 40 लाख की प्रॉपर्टी अगर जजमेंट डेटर की थी और वही प्रॉपर्टी आपके उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर आई है उतनी ही प्रॉपर्टी, और जो क्लेम है मान लीजिए जो क्लेम है वो है 50 लाख रुपए का, यानी कि डिक्री होल्डर को 50 लाख रुपए देने हैं इसको, तो 40 लाख रुपए की तो उसके पास प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए वो अपनी जेब से नहीं देता है, वो बस 40 लाख रुपए की डेट सेटिस्फाई करेगा, 10 लाख रुपए का अपना भूल जाओ, ठीक है, ये चीज होती है, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा आप लोगों को दिखा ही नहीं तो आपको समझ में तो आ गया, दिखा नहीं कोई बात नहीं, आपको ये बात समझ में तो आ गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जितनी जो है डेट उसके पास आई है, मतलब जितना प्रॉपर्टी उसको मिला है डिग्री जजमेंट डेटर का, उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए वो लाइबल होता है, उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए वो जो है डिग्री होल्डर को सेटिस्फाई कर पाएगा। सो आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।